तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा भी हम आपको साइड में लगा देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया को पहले समझते हैं क्या होता है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु या आयन आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें H2 प्लस Cl2, दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं HCl। बैलेंसिंग करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, उधर 2H2 2Cl2 गिव्स आउट 2HCl। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं Na प्लस O2 गिव्स आउट बनाता है Na2 को बैलेंसिंग से बराबर कर लेंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी देखिए सोडियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं जुड़ करके क्या बना रहे हैं Na2। इसी प्रकार से सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। Na प्लस Cl2 गिव्स आउट NaCl बनाता है। बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग के बारे में भी। तो आप देख रहे होंगे H2 प्लस Cl2 मिलकर के HCl बना रहा है, दो चीज़ें हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर के सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सभी एग्जाम्पल किसके हैं, योगात्मक अभिक्रिया के। योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, या संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो और भी एग्जाम्पल की बात करें तो C प्लस O2 गिव्स आउट CO2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक अपने अवयव में टूट जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, डेल्टा का चिन्ह का मतलब होता है गर्म करना, तो बनाता है CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कब? जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 ऑक्सीजन वहाँ, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ फिर 2 से गुणा कर दीजिए। अब बैलेंसी भी बराबर है। ठीक, हालांकि बैलेंसी को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला। और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं H2O यानी कि जल, तो जल को हम जब देखते हैं कि ये टूटता है H2 प्लस O2 बनाता है। कब बनाता है? जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, यानी कि विद्युत अपघटन कराने पर, जल का विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे H2O की हुई, H2O को हमने अपघटन कराया तो H2 प्लस O2 प्राप्त हुआ। और भी एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं, अगर हमने ले लिया NaCl यानी कि नमक। ठीक, तो नमक को तोड़ेंगे तो बनाया गया Na प्लस Cl। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड किस में टूट गया? सोडियम और क्लोरीन में। तो इसी प्रकार से उसका भी बैलेंसी बराबर कर लेंगे हम लोग, हालांकि अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठीक इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो आगे हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके पहले हम लोग जानेंगे धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद आता है नंबर कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक, ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ठीक, ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं दी गई हैं, नीचे सबसे कम क्रियाशील धातुएं। ठीक, इसका याद करने का ट्रिक भी होता है काना काम आगे आलू। ठीक, तो याद करने के ट्रिक के रूप में काना काम आगे आलू, के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। तो ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का घटता हुआ क्रम। ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और नीचे की बात करेंगे तो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, और मध्य में बीच की, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप जान ही गए अभी जो है क्रियाशीलता का क्रम। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई तगड़ा है तो आपको वहाँ से हटा करके उस सीट पर स्वयं बैठ जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा हम लिख देंगे।
साइड में, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो जब अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या है, ठीक। बिना एग्जाम्पल के समझ में चीज़ें कम आती हैं। आप भी अपने कॉपी और नोट्स में इसको ज़रूर नोट करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं जिंक की क्रिया हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो बनाता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो जिंक प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 बनाएगा प्लस कॉपर, ठीक। यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील था इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। ऐसे कि अगर हम बात करते हैं Ag प्लस CuSO4 का, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि जो Ag यानी कि सिल्वर है कॉपर से कम क्रियाशील होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक। इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि Ag जो है कॉपर से कम रिएक्शील है या कम अभिक्रियाशील है। तो जब खुद कम क्रियाशील है दूसरे को विस्थापित क्या करेगा। तो विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव होती है जब अधिक क्रियाशील धातु होगा तो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, ठीक, किसी यौगिक के आयन से, जैसे जिंक के केस में भी हमने देखा। चलिए आगे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जिंक की क्रिया हम करा देते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक। तो जैसे हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। जिंक कहा हाइड्रोजन से चलो भैया आप बगल हो जाइए, और जिंक जो है सल्फेट आयन के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना लिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं Fe प्लस CuSO4 यानी कि आयरन की क्रिया हम लोग कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो Fe2SO4 थ्राइस बनाता है प्लस Cu जो है बाहर निकल जाता है, ठीक। बैलेंसी अगर बराबर भी करना चाहेंगे तो बैलेंसी भी बराबर हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हमने बैलेंसी नहीं देखा, ठीक। आगे हम बात करेंगे बैलेंसी के बारे में। तो आगे हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि कोई दो यौगिक दिए गए होंगे, उनकी आपस में जब क्रिया होती है तो उनके आयंस आपस में विनिमय कर लेते हैं, ठीक। तो जब किन्हीं दो यौगिकों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो उनमें आयनों का विनिमय हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। जैसे हमने ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और साथ में हमने इसकी क्रिया करा दिया NaCl के साथ यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ। आप देख रहे होंगे दो धातुएं हैं, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर देती हैं। Ag सोडियम को और सोडियम Ag को यानी कि चांदी को। तो विस्थापित करेगा तो बनाएगा क्या, AgCl बनाएगा और साथ में NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर देख रहे होंगे सोडियम ने चांदी को विस्थापित कर दिया और चांदी जो है सोडियम के स्थान पर जाकर क्रिया करके बैठ गया, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन का आपस में विनिमय होता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं FeCl2 प्लस NH4OH, तो यहाँ पर भी आयन का विनिमय होगा और Fe जो है क्रिया करके क्या बनाएगा, Fe चला जाएगा OH के साथ तो FeOH बना लेगा, OH का होल प्लस बनाएगा। होता क्या है कि Fe टूटता है +2 में, Cl माइनस में, और इधर NH4 प्लस और OH माइनस। प्लस वाला आयन माइनस के साथ और माइनस वाला आयन प्लस के साथ विनिमय कर लेता है, ठीक। तो विनिमय करने के बाद बनाएगा क्या, यहाँ हमने Cl लिख दिया, यहाँ OH रहेगा, ठीक। और साथ में बना लेगा NH4Cl। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयंस का आपस में विनिमय होता है उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। साथ में हमने इसकी क्रिया करा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो लेड +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में होगा और NO3-1 के, और पोटेशियम पे +1 चार्ज और आयोडीन पे -1 चार्ज। तो प्लस वाला फिर माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। तो क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड बनेगा Pbi2। और बचा क्या हमारे पास, NO3 बच गया है और K, और दोनों मिल करके KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सभी अभिक्रियाओं में आयंस का विनिमय हो रहा है। जैसे पहले वाले में Ag के स्थान पर सोडियम आ गया और सोडियम के स्थान पर Ag आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले में Fe के स्थान पर जो है Fe के साथ Cl आ गया, सॉरी जो है यहाँ Cl नहीं आएगा, हमने 2 बार लिख दिया। Fe बनाएगा OH के साथ FeOH का होल ट्वाइस और साथ में NH4Cl बनाएगा, ठीक। आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है।